देखिए, आगा साहब एक हमा पहलू उस्ताद थे। वो हमेशा अपने आप को टीचर बोलता था कि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ। उसका उठना बैठना, बात करना, खाना पीना सिर्फ तालीम होता था और सिर्फ तरबियत होता था। आदमी उसको देखे देखे, उसके पास मेहमान आता था तो वो चाय का मामला हो, खाने का मामला हो, सारी तैयारी खुद करता था और खुद शुरू करता था। हमेशा मेहमानों को खुद शुरू करता था। उस लिहाज से एक वो मुकम्मल उस्ताद थे। दूसरी बात, आगा साहब अक्सर एक हदीस पाक हमेशा बोला करते थे, अल फक्र फखरी, कि फक्र मेरा सरमाया है, गरीबी मेरा सरमाया है। उसको बड़ा ये फक्र होता था इस पे कि मैं किसी गरीब के काम आऊँ। ये उसकी दिली ख्वाहिश थी। तीसरी उसकी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि एक अजीम लाइब्रेरी यहाँ पे कायम हो जिसमें बच्चों को मुताले के साथ खुसूसी तौर पर वाबस्ता किया जाए। और उस लिहाज से उनके साथ चलना, वो अल्फाज ही वो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं किस तरह से बयान करूं कि आगा साहब की शख्सियत क्या थी। वो सिर्फ इमोशनल मामला है। आज भी मेरी आंखों के सामने उनकी वो अदाएँ हैं कि किस तरह से वो हर एक छोटी छोटी चीज़ भी सिखाते थे ताकि एक इंसान एक सही इंसान बन सके। बुनियादी तौर यस लक्स मकत समन बंदस मुतल्लिक उस इतलास हिंदी शफ्त किस नतीजस मज जरूरत में नामुक अगर वैसे बोजा बह सप्ताह तिज ये आंगन हक कशस कौमस तम कत मौजूद सूरत हाल तम किस नतीजस मज शन फुटन हंदिस डिस्टेंसस पे बिहित। और मे यकीन अगर ये आम सूरत हाल ऐसे शायद सड़क पे बहन खतर तह जाए कह तो दूर दूर तम लुक अत इश्तियाक इस्तफसारस मज कि चाहे कत कर मौका मिले या बोजन मौका मिले तस शख्सियत सदिस यादस मज जमा इस बजाय खुद न सिर्फ अंजुमन बल्कि बजाय खुद तारीख ये घर कहते हैं ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आगा साहब का नुकसान इसकी तलाफ़ी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक आला पाया मुफक्किर, दानिश्वर और एक इनकलाबी शख्सियत थी जिन्होंने तालीम और तरबियत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया था। उनकी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन ही था तालीम और तरबियत, और वो चाहते थे कि किसी तरह से हमारी सोसाइटी आगे बढ़े तालीमी लिहाज से, और ताकि हमारे बच्चों की ज़हनी परवाज़ ऊँची से ऊँची हो। लिहाजा आगा साहब जैसी शख्सियत की तलाफ़ी ये इंतहाई नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे अफराद सदियों में पैदा होते हैं। आगा साहब न सिर्फ कश्मीर बल्कि अगर हम देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे आगा साहब का कई मामला में मुकाबला ही नहीं है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनका उठना, उनका बैठना, उनका मेहमानों के साथ पेश आना, उनका अवामी राबता, और फिर सरकार में जो उन्होंने ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा जो उन्होंने डिफरेंट ओहदों पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा। बोर्ड के चेयरमैन रहे, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक्टिंग वाइस चांसलर रहे, प्रोफेशनल इंटरनल एग्जामिनेशन के चेयरमैन रहे। जहाँ वो गए उन्होंने नकूश मुरतब किए, जहाँ वो गए उन्होंने ऐसे अनमिट नकूश वहाँ पे कायम किए कि आज भी उनकी यादें, और जहाँ जाते हैं आज भी एहसास होता है कि वो कितने आला पाया के मुफक्किर और दानिश्वर थे, और उनकी नज़र कितनी बहुत आगे थी। अब देखिए, बोर्ड की ही बात ले लीजिए। स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन में उससे पहले क्या होता था कि अगर एक बच्चा किसी भी किताब में फेल होता तो वो फेल माना जाता था। उससे क्या होती थी कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ती थी, और इस तरह से अच्छे खासे बच्चे भी महरूम होते थे। सीधी सी बात है, जब बच्चा एक किताब में फेल हो गया, वो अटेंड नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसकी दिलचस्पी कम होती थी। आगा साहब ने कैरी ऑन सिस्टम
جو ہے اس کا فیصلہ لیا ریپیئر سسٹم کہ جس کتاب میں فیل ہے اسی کتاب میں اس کو بعد میں ایگزام دینا ہے، تب تک وہ ہائر سیکنڈری یا کالج اٹینڈ کر سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اس نے انقلابی نوعیت کے اقدامات بورڈ نے کیے، آغا صاحب کے جانے کے بعد آج تک اس کا نعم البدل کوئی بھی نہیں دے پایا۔ یہ اتفاق ہے کہ اب پہلی بار آغا صاحب کے بعد اگر ہم دیکھیں گے، اس کے بعد جب وہ ایجوکیشن کمشنر رہے، اس دوران بھی جو نے جو اصلاحات کی ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تیس مجلس زن اک طرف ماتم قدح تو بیک طرف خوشی ہز محفل تکیاز ماتم قدح ام لحاظ کہ اس رو سہ چیز اس لبت ہیکو کی، مگر خوشی ہز کت امہ مقصد تکیاز آز ام سند انتقال کرنے پتہ امس یاد کران تم مطلب گو کہ موت نہ ہم زندہ۔ یہ کت موت ہے اس کی جسے زمانہ کرے یاد، یمن زمان یاد روز کران تم چھن مران، تم زندہ روزان۔ اور پروفیسر آغا اشرف علی صاحبس متعلق میں محترم واعظ صاحب نے زبانی یہ بار بار بوزمت کہ یت ماہر تعلیم ام سند ثانی بنن ناممکن۔ امید گہرائیو سۭتۍ امن پروفیسر آغا اشرف صاحبس خراج تحسین پیش کران۔ یہ پروگرام اس انیشیٹ کر یہ محترم ظفر صاحب رہا، کیونکہ یہ غمزدہ خبر بوز، یہ افسوسناک خبر بوز، اور مجھے یاد 2001 من جب گۄڈنِچ پھر یہ آغا صاحب سمکھیاس أکِس اہم معاملس تمہِ روٚٹ أسۍ سمکھان چونکہ کمپلیٹ اتھارٹی یس چیئرمین آمُت تمہِ روٚٹ أسۍ آسان نارمل اِشوز، أسۍ ٲسۍ بناوان آغا صاحب عام طور حسینی ڈیز، أسۍ ٲسۍ دپان آغا تشاش آغا صاحب تو حسینی ڈیز پٮ۪ٹھ چھُ اپراپریٹ یِہوٚے نفر، پتہٕ لگی مےٚ پوٚتُس پتہ یہِ نہٕ اوس شِیا یہِ اوس سُنی، یہِ اوس سیوٚد مُسلمان، یہِ اوس پرٛون مُسلمان، یہِ اوس عاشقِ نبی، أمِس ٲس اکثر ٲسَس پٮ۪ٹھ اکھ حدیث عام آسان الفقر فقر، مےٚ باسان تقریباً اکثر اوس یہِ تقریرن منٛز تہِ باقین جاین تہِ ونان الفقر فقری فکر چھُ نصاب، اور تمہِ پتہٕ مۄنڈن یتیٖمن غریٖبن خٲطرٕ کیاہ اوس کران، یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛز زندگی ہُنٛد سُہ یُس شاید مقصد اوس پتہ، چوٗنٛکہِ ایسنڈاز گپتا کالج سٹارٹ کرنُک تہِ اوس بُنیٲدی مٲہر آغاش ہندال طالب کی شٲمِز کیٛاہ تھٲے آسان چیف سیکرٹری آسنہٕ پتہٕ پی ایس سی یس آمُت، آغا صٲب چھُ مےٚ ونان دوٚپُن ہے یُس یونیورسٹی پُزِشن چھِ اگر ٹرینڈ یِتھٕے پٲٹھۍ روٗد کیٛازِ واریاہ تانۍ آسہِ نہٕ سِول سٔروِسس منٛز کٲشُر کٕہٕنۍ، تِکیٛازِ تمہِ برونٛٹھ ٲس کے ایس منٛز تہِ ریشو آسان یہِ کہ تقریباً ٲسۍ یِوان 30% کٲشِر، 70% ٲسۍ یِوان فرام جموں ڈِوجن۔ آئی ایس منٛز اوس نہٕ سوالٕے تِکیٛازِ آئی ایس ٲس بریک لٔجمٕژ اقبال کھانڈے وغیرہ اِہنٛدِ پتہٕ، دوٚپُن اگرے ییٚتہِ یِم بچہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ تیار گٔژھِتھ کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کران؟ خٲر امہِ پتہٕ پرنو آغا صٲبن ایسنڈاہس منٛز 7 ؤری، اور بہٕ ونہٕ أمۍ چھُنہٕ زانٛہہ سنگل پینی تہِ رٔٹمٕژ، یۄس ہسٹری پرنٲومٕژ، أمِس ٲسۍ نیبرٕ پٮ۪ٹھ گیسٹ یِوان، یہِ اوس کران مےٚ شامس فون دپان ہے یہِ چھُے مےٚ آمُت گیسٹ، أمِس تُل فٲیدٕ پگاہ تھاو لیکچرس، اور اکثر یِم تٔمِس نِہان آئی ایس یِہان آفسر سکالر یِہان پروفیسر یِہان یہِ اوس بیٚیہِ گٲمی یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ تھاوناوان پروگرام، بہٕ اوسُس اکثر یِم پروگرام کنڈکٹ کران۔ دوسری بات ہے کہ آغا صاحب کی زندگی کے کئی سارے پہلو ہیں، دیکھیے وہ ٹاپ موسٹ انٹلیکچوئل تھا ہی، دانشور تھا، مفکر تھا، اسکالر تھا، کون سی خوبی ان کا وسیع تر مطالعہ تھا، پی ایچ ڈی اس زمانے میں جو کیا تھا وہ بھی کمپریٹیو ایجوکیشن میں، اور
अच्छा वो भी अमेरिका से जो किया था, ये उनकी ज़िंदगी का एक पहलू था। उसके बाद वो जो है वो मुताला के कितने शौकीन थे। अक्सर मुझे कहते थे कि आप जब भी मेरा प्रोग्राम रखो उसमें 2-5 मिनट रखा करो हाउ टू रीड ए बुक। ठीक, वो लाइब्रेरीज़ के बारे में, किताबों के बारे में अक्सर डिस्कशन करते रहते थे और मुझे अक्सर बोलते थे कि जो भी आपके पास आपको लगे कि अच्छा स्टूडेंट है, इसमें शौक़ है, इसमें जहानत है, तो उसको मेरे पास भेजो। ठीक, फिर उसको अपने पास बुलाता था डिनर पे, लंच पे, या उनको चाय पिलाता था। फिर उनसे किताबों की लिस्ट जो डिस्कस करता था। जो किताबें उसके पास होती तो ठीक, नहीं होती तो खुद किताबें देता था या रिकमेंड करता था कि जब फलान के पास वो आपको किताबें देंगे। कई बार मेरे पास उसने बहुत सारे गरीब बच्चों को भेजा कि इनको किताबें दे दीजिए। यानी उनका उठना बैठना, खाना पीना, बिछोना सिर्फ इल्म था, तालीम थी, किताबें थी, और जो उनका वसीतर मुताला था। इतने जो है ज़ैरक, इतने वो बारीक बीन और उतनी याददाश्त उनकी ज़्यादा थी कि अगर आप उनको कोई भी मामला हिस्ट्री के ताल्लुक से, अदबी ताल्लुक से, जब भी आप किसी के ताल्लुक से बात करते, अगर मामूली भी गलती होती तो फ़ौरन उसकी निशानदेही करते कि देखो आपने किस किताब में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कब पढ़ा है, ये गलती क्यों हुई। वो इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ थे कि अमीरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में। वो चाहते थे कि वहाँ पे एडमिशन सिर्फ मेरिट पे होना चाहिए। इस बिना पे कि कोई अमीर है वो वहाँ जा पा रहा है और गरीब है वो नहीं जा पा रहा है, तो वो आगा साहब कहते थे कि स्कॉलरशिप्स के ज़रिए, सरकारी स्कीमों के ज़रिए, सोसाइटी के ज़रिए ऐसे गरीब बच्चों की माली मदद होनी चाहिए कि वो अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला लें और फिर वो सोसाइटी के काम भी आए। इस लिहाज से आगा साहब की ज़िंदगी का तो एक ही पहलू नहीं है, जिस भी एंगल से आप देखेंगे, जिस भी पहलू से आप देखेंगे, वो एक मुनफरिद शख्सियत थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत हद तक नेशनलिस्ट थे। बहुत फ़िक्र उनको कश्मीर के कौम की थी। वो चाहते थे कि कश्मीर जो है पूरी दुनिया का ताज बन के रहे। वो उनके जो है इंतहाई दिली ख्वाहिश थी। उनके बेटे आगा शाहिद ने जो कश्मीर के ताल्लुक से जो शायरी की है, जिसमें उन्होंने कश्मीर का दर्द, कश्मीर का दुख, कश्मीर के हालात, कश्मीर के जज्बात, एहसासात जिस अंदाज से आगा शाहिद ने पेश किया है, हमेशा जो है आगा साहब से जब भी बात होती थी तो अक्कासी होती थी कि उनके दिल में कितना जज्बा था अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कौम के लिए। वो चाहते थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ तालीम के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जो हमारी यंग नस्ल है, यंग जनरेशन है, आने वाली नस्लें हैं, उनको अपने माजी से जोड़ने के लिए, इनको पता चले कि इस रियासत में कितनी अजीम शख्सियत पैदा हुई हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, उसमें हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि आगा साहब की ज़िंदगी को, उनकी सवाने हयात को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। यानी उनकी जो सवाने हयात है उसको किताबों का हिस्सा बनाया जाए, उस पर चैप्टर्स हों और बाकायदा तौर पे ये करिकुलम का हिस्सा हो। दूसरी बात, क्योंकि आम तौर पे हर एक जानता है कि 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है और 5 सितंबर को भी एक टीचर्स डे यहाँ मनाया जाता था। लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीर में 7 अगस्त को टीचर्स डे डिक्लेयर किया जाए। अगर सरकार करते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो हम अपने लेवल पे, स्कूल एसोसिएशन अपने लेवल पे 7 अगस्त को भी टीचर्स डे मनाएगी और उस पर जो अच्छे बेस्ट टीचर्स हैं जिन्होंने नुमायाँ कारकर्दगी की हो, तो उनको उस दिन अवार्ड से नवाजा जाएगा। उस अवार्ड का नाम ही हम आगा अशरफ अली अवार्ड रखेंगे, जो बेस्ट टीचर्स को दिया जाएगा। हमारी चाहत है, हमारी ख्वाहिश है कि काश वो आगा साहब की जो प्रॉपर्टी है, उनका जो मकान है, इसको एक रीडिंग रूम या रेफरेंस लाइब्रेरी या इसको एक रिसर्च सेंटर में तब्दील किया जाए। क्योंकि आगा साहब की ज़ाती ख्वाहिश थी कि कश्मीर में एक बेहतरीन रेफरेंस लाइब्रेरी होनी चाहिए। बल्कि मुझे याद है कि कई बार उन्होंने कहा कि देखो मेरी ज़िंदगी का एक ही अरमान है कि कश्मीर में एक अच्छी रेफरेंस लाइब्रेरी कायम हो। कितना अच्छा होता कि आगा साहब के बच्चे जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार होते कि या तो वो खुद आएँ तो वो तो उनका अपना डिसीजन है, नहीं तो कम से कम आगा साहब ऐसी शख्सियत है जिसको ये कौम भुला नहीं सकती है। इस कौम पे ख़ासकर तालीम के एतबार से आगा साहब का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और आगा साहब की ज़िंदगी से कितनी सारी जनरेशन्स इंस्पायर होंगी।
یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے.